हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो 2024 में 18/2/2024 को हुआ था और किन्हीं कारणों से वो निरस्त हो गया था, तो उसी से संबंधित वही पेपर का हम लोग व्याख्या के साथ आज इसका हम हल लेकर के आए हैं। उसी का अध्ययन करने वाले हैं जो 40/40 एमसीक्यू पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए के हिसाब से आज हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बिना समय गंवाते हुए कम समय में हम सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ देने वाले हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर है आपका युद्धपोत, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ हम चलते हैं कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, यानी सही अर्थ भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। अनल, अनिल और पवन, अग्नि जो है यह अर्थ सही भेद नहीं है। तो प्रश्न नंबर हम तीसरे पे चलते हैं कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यानी अगर हम खिड़की को रेखांकित करते हैं और खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सही उत्तर जो है एक कारक से संबंधित इसकी अशुद्धि है। हम आइए इसका हम व्याख्या के साथ इसका अध्ययन कराने वाले हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, ये शब्द है, रेखांकित शब्द है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा में कारक संबंधित अशुद्धि है। क्या संबंधित अशुद्धि है? कारक संबंधित अशुद्धि है। यानी हम कह सकते हैं से के जगह पे ये जो से लगाया गया है, ये से की जगह पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? पर होना चाहिए। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ये सही शब्द है, ये सही शब्द है। तो यहां पे कारक से संबंधित अशुद्धियां थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां से की जगह पे पर हो का प्रयोग होना चाहिए। अतः शुद्ध रूप से हमने यहां पर लिख दिया है कि खिड़की खोलने पर प्रकाश आएगा। खिड़की खोलने पर प्रकाश आएगा, यानी से के जगह पर यहां पे पर लगा दिया गया, यानी से के जगह पे पर होना चाहिए, ये सही शब्द है। तो इस तरह से आपने देखा कारक से संबंधित इसमें अशुद्धि थी। बहुत घुमा करके प्रश्न पूछा है, ये जान लीजिए। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? इसमें देखिए 4 दिया गया है, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, समुद्रों के नाम और नदियों के नाम। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पुल्लिंग। इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग आप जान सकते हैं समुद्र जो है यह पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। यहां पे हमने आपको सही व्याख्या के साथ दिया है कि भाषाओं के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होता है, तिथियों के जो नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन समुद्र के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होता है और नदियों के भी नाम स्त्रीलिंग होता है। तो जान लीजिए यहां पे 4 उत्तर आपको मिल गया। यानी प्रश्न तो पूछा था कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है, तो समुद्र तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर भाषा, तिथि और नदी की भी व्याख्या हम इसी के साथ आपका कर दिए, जो ये क्या है? स्त्रीलिंग, जिसका हम व्याख्या यहां पे कर दिए हैं। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 5वां। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दल का जो प्रयोग है वह एक वचन में होता है। तो सही उत्तर आपका ए है, दल। ये बाकी सही उत्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही। इसका भी हम व्याख्या के साथ इसका अध्ययन करने वाले हैं। जो दल शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होता है। अगर एक प्रश्न पूछता है कि समूहवाचक संज्ञा एक वचन होता है कि बहुवचन होता है, क्या होता है, तो हम यहां पे बताएंगे जो दल शब्द है वो एक वचन है। और एक वचन क्या होता है? समूहवाचक जो संज्ञा होता है वो एक वचन होता है। समूहवाचक जो संज्ञा होता है वो एक वचन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दल क्या है? वो एक वचन है और समूहवाचक संज्ञा होता है। यहां पे देख सकते हैं कि दल समूहवाचक संज्ञा है, अतः एक वचन होगा, अतः एक वचन
होगा। यहां पे देख सकते हैं ये क्या होगा, शब्द का प्रयोग एक वचन होगा। तो दल, दल क्या है, एक वचन होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वचन होगा, जबकि लोग, हस्ताक्षर और रोमकूप बहुवचन है। जैसे बाकी यह लोग, हस्ताक्षर, ये सब क्या है, ये बहुवचन है। ये क्या है, बहुवचन है। ये क्या है आपका, एक वचन है। इस तरह समूहवाचक है, एक वचन है। तो यहां पे हमने देखा, इसका भी डिटेल कर दिया। यहां पे देख सकते हैं कि बहुवचन या समूहवचन, समूहवाचक संज्ञा के रूप में हम किसको किसको जान सकते हैं, अगर इसमें से बाद में फिर पूछ दिया। यहां पे देखते हैं बहुवचन है, जैसे इसके उदाहरण हमने भीड़, मेला, कक्षा, परिवार, झुंड, जखीरा, सभा, सेना, दल, गुच्छा आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सभी जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मेरे बताने का आशय यह है कि आप जाने, इसके साथ भी अगर और कोई शब्द पूछता है तो आप वहां पे किसी तरह से आप मिस ना करें। ये मेरा विश्वास है कि आप अच्छे से वीडियो देखिए, तैयारी करिए, अध्ययन करिए और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन 100% होगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन, ये अलमारी को मैंने रेखांकित कर दिया, तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो यहां पे देखेंगे हम, अधिकरण कारक है। कौन सा कारण है, अधिकरण कारण है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसकी भी हम व्याख्या यहां पे आपको करके दिखा रहे हैं कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं जो रेखांकित, ये अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में 6 अधिकरण कारक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कारक की विभक्ति में पर होती है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए होता है। यहां पे पूछा है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ये में, ये क्या है, में। तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं ये कपड़े पड़े हैं, तो क्या में कहां प्रयोग होता है, अधिकरण कारक में शब्द का, कर्ता ने कर्म को करण से, ये यहां पे में शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो अलमारी में कपड़े क्या है, पड़े हैं, तो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है। कर्ता ने, अगर ने होता तो कर्ता कारक होता है। कर्म को संप्रदान के लिए, अगर कहीं के लिए शब्द है, जैसे रमेश के लिए यह व्यवस्था है, तो वहां संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा, बताया कर्ता ने, जहां ने शब्द है वहां पे कर्ता, कर्म जहां पे को है वहां पे कर्म कारक, और जहां के लिए है वहां संप्रदान कारक, और जहां पे में पर है वो अधिकरण कारक हो जाता है। प्रश्न नंबर 7वें पे, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी सही है आपका, कर प्रत्यय। यहां पे देख सकते हैं बनाकर बराबर बना धन कर में बना मूल शब्द तथा कर प्रत्यय है, तो बनाकर, तो यहां पे ऑप्शन आपका डी सही है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लगाने से उसका जो है अर्थ बदल जाता है। यहां पे देख सकते हैं यह बना अधन कर, बना, बना मूल शब्द है तथा कर प्रत्यय है, तो इसलिए यहां पे क्या है, कर प्रत्यय आपका सही उत्तर आपका डी है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। यहां पे जो तरावट शब्द लिखा हुआ है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो तर धन जो आवट है, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। यहां पे इसका व्याख्या भी हमने कर दिया है कि तरावट बराबर तर धन आवट में जो तर है वो मूल शब्द है तथा आवट है वो प्रत्यय है, इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसलिए पूछ रहा है कि मूल शब्द और प्रत्यय दोनों चीज है। तरावट, तो तर धन आवट, तर क्या है, मूल है, और आवट क्या है,
प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया तो हो गया है तरावट। क्या हो गया है? तरावट। तो सही उत्तर आपका बी है। सही उत्तर आपका क्या है? बी है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। इसकी भी हम व्याख्या करते हैं। यहां पे देख सकते हैं, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होता है वो लाख होता है। ये बड़ी छोटे छोटे प्रश्न दिया, मैं बता दूं अगर आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं किए हैं, तो इसका उत्तर दे पाना इतना सरल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये पूछा हुआ प्रश्न है जिसका व्याख्या के साथ हम आपका हल करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बी शब्द है लाख, यानी जो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है? लाख होता है। तो लक्ष्य जो है एक तत्सम शब्द है, अन्य विकल्प क्या है? ए गलत है। ये तत्सम है, तद्भव, तद्भव शब्द है, बाकी क्या है? गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होता है? लाख होता है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? श्यामल, तो सांवला जो होता है, ये सांवला जो होता है, यही जो तद्भव शब्द का तत्सम है, सांवला। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी सही है। यहां पे नेक्स्ट, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यहां पे देख सकते हैं बंदर। बंदर। सखा मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं सखा मतलब होता है डाली। क्या होता है? डाली। ठीक है। और उस पे समझिए कि ये लोग रहते हैं मृग, तो इसीलिए इसको बंदर से इसकी कल्पना की गई है। तो हम कह सकते हैं सखा मृग का जो पर्यायवाची है यहाँ पे क्या है? बंदर है। बंदर है। शाखाओं पे, डालियों पर बंदर घुमा करते हैं। पर्यायवाची को हम देख सकते हैं सखा मृग का और क्या पर्यायवाची हो सकता है? बंदर, बानर, मरकट, मरकट है, मार्कट हो गया है, कपी, हरी, कीस, कपीस, ये सब क्या है? बंदर के पर्यायवाची है, या हम सखा मृग के पर्यायवाची कह सकते हैं। शुतुरमुर्ग का पर्यायवाची ऊंट, गौरैया, हाथी पक्षी, उड़ानहीन पक्षी और रैटाइट पक्षी, ये सब शुतुरमुर्ग के पर्यायवाची। हाथी के पर्यायवाची की बात करते हैं, नाग, करी, दीप, गज, मतंग, ये हाथी के पर्यायवाची है। सिंह के शार्दुल, मृगराज, शेर, व्याघ्र और मृगेंद्र। हमने इसका पर्यायवाची इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे शुतुरमुर्ग की भी बात कही गई, हाथी की भी बात कही और सिंह की भी बात कही गई, तो इसका भी पर्यायवाची हम यहाँ पे आपको व्याख्या के साथ बता दिए हैं। अब चाहे तो इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण संख्या को दर्शाता है? विशेषण संख्या को दर्शाता है तो दर्जन जो है ये विशेषण संख्या को दर्शाता है, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है। आइए इसका भी हो सकता है मैं व्याख्या किया हूं। 10 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक विश्लेषण को दर्शाता है। जो ताजगी है वो भाववाचक विश्लेषण को दर्शाता है। जो चौड़ा है वो गुणवाचक विश्लेषण को दर्शाता है। जो दर्जन है वो संख्यावाचक विश्लेषण को दर्शाता है। तो जो उसमें 4 उत्तर और है, प्रश्न और है, उसके भी उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे देख सकते हैं दिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण संख्या, तो 1 दर्जन 2 दर्जन उसमें संख्या होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे हमने व्याख्या कर दिया है कि 10 मीटर कपड़ा जो है वो परिमाण वाचक विश्लेषण, ताजगी भाववाचक, चौड़ा गुणवाचक और दर्जन संख्यावाचक। नेक्स्ट चलते हैं, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस क्रिया में दूसरा उत्तर सही है, नाम धातु क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया
संज्ञा सर्वनाम और विश्लेषण में प्रत्यय लगा करके बनती है, प्रत्यय लगा करके बनती है, इसलिए हम कह सकते हैं यह नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? तो ये ऑप्शन ए सही है, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल की यह एक काल है। यहां पे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा व्याख्या किया है। इस वाक्य में कार्य के अनवरत जारी रहने का बोध होता है। जो गीत गा रही हैं यानी वो अनवरत जारी रहने का इसमें बोध होता है, अतः यहां अपूर्ण वर्तमान काल है, और पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल है। यहां पे थोड़ा सा हमने व्याख्या किया है। वह स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान काल है। रमेश सो रहा होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है। सीता स्कूल गई, यह सामान्य भूतकाल है। यहां पे देखिए, यहां पे ऑप्शन क्या है, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। तो इसका भी हमने यहाँ पे स्पेशल उसका क्या हो सकता है, आपके प्रश्न हो सकता है कि भविष्य में उसी से कुछ और बना दिया जाए और आप मिस कर जाए। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का क्या होगा? इस वाक्य क्या होगा? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, तो कर्मवाच्य है। इसका जो सही उत्तर है आपका कर्मवाच्य, क्योंकि मजदूरों के द्वारा क्या किया गया है, यह पेड़ काटा गया है। इस वाक्य में कर्मवाच्य की प्रधानता है, पेड़ काटने का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना, तो इसका सही उत्तर है आपका रुक जाना। ठिठक जाना का मतलब होता है रुक जाना। अब यहां पे देखिए, धोखा खा जाना का है गच्चा खा जाना। यहां पे देखिएगा, ये धोखा खा जाना का क्या है आपका गच्चा खा जाना। ये आपका उदासी छा जाना का मतलब है मुंह का लटक जाना, और चले जाना का देख सकते हैं रास्ते नापना। तो इसका भी हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है, जिससे कि आपको सरलता से समझ में आ सके। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभिज्ञ का जो विलोम है वो अनभिज्ञ है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पे विज्ञ का अज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और सर्वज्ञ का अल्पज्ञ विलोम होता है। यहाँ पे देखिए, इसका हमने आपको यहाँ पे दे दिया है सर्वज्ञ का, अरे सॉरी हाँ, सर्वज्ञ का आपका अल्पज्ञ हो जाएगा, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, या अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का आपका अज्ञ हो जाएगा। इसलिए इसका भी व्याख्या में सरलता से यहाँ पे कर दिया। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए, एक चयन कीजिए। तो यहां पे आपका है ऑप्शन सी है, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है, क्योंकि वाक्यांश यहाँ पे पूरा हो गया है। उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित से विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। बाकी तो मुहावरे हम कह सकते हैं। ये जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है। आंख चुराना, इसमें भी पूरा शब्द नहीं है। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, इसलिए सही उत्तर आपका सी है। लोकोक्ति पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है, जबकि मुहावरे को पूर्ण अर्थ हेतु वाक्य प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम कह सकते हैं मुहावरे में कुछ छुपा हुआ रहता है, और जो लोकोक्ति में वह कंफर्म कर देता है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिला करके कुल कितने रस हैं? तो ये 10 रस हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को अगर मिला देते हैं तो टोटल आपके 10 रस हो जाते हैं, जिसका हमने डिटेल यहाँ पे दिया है। जो श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस, यहाँ पे 10 का हमने व्याख्या कर दिया है। जो वात्सल्य को मिलाकर के
रसों के प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपको ये संबंधवाचक का यह एक उदाहरण नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यहां पे देखिए, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए इजी वे में यहां बता दिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 का हमने यहाँ पे नाम भी बता दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, जिससे एक ही जगह आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है जैन धन इंद्र बराबर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र, ऑप्शन बी सही है। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं चाहूंगा कि लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर्स भी करें, जिससे कि आपके मित्र बंधु को भी लाभ मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन ए सही है, ये है आपका विवरण चिन्ह। यहां पे हमने देखा विवरण चिन्ह है और विराम चिन्ह है, ये जो है आपका विराम चिन्ह है, यहां पे देखिए बनाया गया है। और यह उप विराम, ये दोनों जो है ये है आपका उप विराम और यह है उद्धरण चिन्ह। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पे एक साथ हमने चारों का अध्ययन किया। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा जो विवरण चिन्ह है, तो ये है आपका विवरण चिन्ह, सही उत्तर है आपका ये है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पे कौन सा छंद बनता है? तो ये इसमें बनता है आपका कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इसमें 6 पत्तियां होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 6 पत्तियां होती हैं, लाइनें होती हैं। रोला और उल्लाला छंद को मिलाने से छप्पे छंद बनता है। अगर पूछता है कि रोला और उल्लल्ला को मिलाने पे क्या बनेगा, तो उसको छप्पे छंद उसको बोलते हैं, छप्पे छंद बनेगा। आइए हम 25वें नंबर पे चलते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, हो सो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो हृदय की बात भी की गई है, नील गगन की बात की गई है और शांत हृदय की बात की गई है, तो यहां पे जो है उपमा अलंकार है। क्या है? ये आपका उपमा अलंकार है। यहां हृदय की सामान्य नीले गगन से प्रदर्शित की जा रही है। जब दो भिन्न भिन्न चीजों में समानता दिखाई जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। दोनों अलग अलग है लेकिन उसको क्या है, समानता दिखाई गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है, उपमा देते हैं हम। तो यहाँ पे नील गगन और शांत हृदय था, हो सो रहा पंक्ति में कौन सा है? तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी सही था। हरि शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? हरि शब्द का जो अनेकार्थिक शब्द इसमें से किस में नहीं है? तो स्पष्ट है कि दूध, जो दूध है वह है जो अनेकार्थी, जो हरि शब्द से अलग है। यहाँ पे सिंह, सूर्य, सर्प हरि शब्द के अनेकार्थी है, जबकि जो दूध है वह नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए तो ऑप्शन है आपका ज्यादा अच्छा होगा, ऑप्शन डी सही है, ज्यादा अच्छा होगा। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विश्लेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर, जो भीतर और बाहर यह किस क्रिया विश्लेषण के उदाहरण है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, जो है स्थानवाचक। स्थानवाचक, भीतर भी एक स्थान है और बाहर भी एक स्थान है।
क्रिया विश्लेषण के चार भेद होते हैं। एक स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। यहां पे देख सकते हैं पूछेगा कि क्रिया विश्लेषण के कितने भेद होते हैं। मेरे बहुत पक्का है कि आप कंफ्यूज जाएंगे, 2 4 3 दे देता वही हम खत्म। यहां पे देखेंगे क्रिया विश्लेषण के चार भेद होते हैं, स्थान, काल, परिमाण और रीतिवाचक। तो यहां पे जो है, जो भीतर और बाहर शब्द का प्रयोग हम स्थानवाचक के रूप में कर सकते हैं। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का जो पर्यायवाची है वो नीरद है। ऑप्शन बी आपका सही है। आइए हम व्याख्या करते हैं। और भी यहां पे मेघ का पर्यायवाची और क्या हो सकता है उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें। नीरद, अंबुज, जलद, सरोद, वारिद, पयोधर, ये क्या है? मेघ के पर्याय वाची है, बादल के पर्याय वाची है। यहां पे देखिए एक साथ। और सफली यानी मछली, मीन, मत्स्य, सख, सख और जल जीवन, सफरी और मकर, 2 बार हो गया है। ये सभी मछली के पर्याय वाची है। सूर्यपुत्र, कर्ण, राधेय, कौंतेय, पार्थ, अंगराज, सूतपुत्र, ये क्या है? सूर्य, जो ये अर्जुन के भाई अर्जुन के भाई सूर्यपुत्र और जो दुर्योधन के मित्र की बात की गई। शंभु मतलब शंकर जी, शंकर, शिव, शंभु, महेश्वर, महादेव, पशुपतिनाथ, नीलकंठ, ईशान, पंचानन, गंगाधर, महेश, त्रिलोचन, रुद्र, आशुतोष, भोलेनाथ, विश्वेश्वर, चंद्रशेखर, नाटेश्वर, त्रिपुरारी, गौरीनाथ और उमानाथ आदि शंभु के पर्यायवाची हैं। तो एक साथ यहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाची का भी अध्ययन हमने किया। नेक्स्ट, कूल, कूल बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है। कूल, कूल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन आपका है वंश किनारा। कुल मतलब होता है वंश। अरे कौने कुल के हवा, तो हर कुल का है, वंश कहां के हैं आप? तो कुल, कुल का मतलब होता है वंश और इसका मतलब होता है आपका वंश और इसका मतलब होता है आपका किनारा। तो देखिए यहां पे बड़ा ही स्पष्ट लिखा हुआ है। आप फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। फेंक करके जो हम हथियार चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल भी यहां पे दिए हैं। नेक्स्ट, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। जैसे शस्त्र यानी तलवार, गदा, फरसा एक शस्त्र है जिसे हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। हाथ में पकड़ करके चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसे हम शस्त्र कहते हैं और जो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। जैसे धनुष बाण, सुदर्शन चक्र, पाशुपात्र, ब्रह्मास्त्र। तो इस तरह से अस्त्र और शस्त्र का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि जी और वहीं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, न्याय सूत्र भाष्य के वात्स्यायन और कादंबरी के बाणभट्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? यानी सूर सागर कृति सूरदास के द्वारा यह लिखी गई रचना है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे और 4 ऑप्शन है। जैसे आप देखेंगे सूर सागर सूरदास ने, प्रेम वाटिका रसखान ने, रसिक प्रिया केशवदास ने, राम पंचाध्यायी रहीम ने रचना की है। इसी तरह से हम नेक्स्ट
34वें नंबर पे चलते हैं और उसको हम देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। यही पे हम देख सकते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगधी, मैथिली और भोजपुरी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नेक्स्ट मिलेंगे।